महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में हुई हिंसा के बाद नागपुर पुलिस पूर्ण तरीके से सतर्क है और फ्लैग मार्च कर रही है लगातार। इस मामले में महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की है। जो घटना हुई वो बेहद ही दुखद घटना थी। इस मामले में कहां तक जांच जो है वो हमारी पहुंची है, हम लोगों ने उनके ऊपर, क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व हैं और जिस जिस तरह से वो इन्वॉल्व, उस हिसाब से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी जो इसमें सामने नज़र आते हैं उन लोगों को जो धाराएं लगाई हैं उस आधार पे आगे कार्रवाई करते रहेंगे। सर, हमने अब तक कितने लोगों को इस मामले में डिटेन किया है और सर गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं इस मामले में या नहीं? जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और क्योंकि 5 केसेस इसमें दाखिल हुए हैं, उन 5 केसेस में अलग अलग इसमें लोग हैं, उन सब के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। सर, नागपुर के कई इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। आप अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्ण तरीके से सज्ज करने की कोशिश की जा रही है। सर, किस तरीके के और चीज़ें जो हैं वो नागपुर पुलिस द्वारा की जा रही हैं कि ऐसी अप्रिय घटना फिर से ना घटे? जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे जो बंदोबस्त में जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नो ट्रैफिक जोन हमने क्रिएट किए हैं ताकि कोई भी लोग वहाँ पे फ्रीली घूम के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाए। उस तरीके से हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि आज विधानसभा जो बजट सत्र चल रहा है मुंबई में, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है और उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये साजिदाना तौर पर किया गया था, इसमें कोई साजिश जो है वो सामने आ रही है। सर, आपकी जांच में ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं अब तक जितनी आपने जांच की? चीज़ हम लोग उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन इसमें था इन्वॉल्व, कैसे इन्वॉल्व था और वो उसकी एविडेंस जो है वो उस एविडेंस के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो कर्फ्यू हमने लगाया है सर वो और कितने दिन तक रहेगा? हमारे आप लोग जो बहुत बढ़िया आप काम किया है, जब से ये पूरा घटना हुआ है उसके बाद सजग तरीके से नागपुर पुलिस ने काम किया है। कर्फ्यू कितने टाइम तक रहेगा? यही हम असेस कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है। जब हमको लगेगा कि अभी कुछ इशू नहीं है उस टाइम पर हम लोग। यूपी के मैनपुरी में दलितों के नरसंहार के मामले में 44 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 3 दोषियों को सजाए मौत सुनाई है। दिहुली गांव में साल 1981 में 24 दलितों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। न्यायिक प्रक्रिया की देरी के बावजूद साल 1981 के दिहुली नरसंहार मामले में आज दोषियों को सजा सुना दी गई। 17 आरोपियों में से 13 की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी बचे आरोपियों में 3 को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। दिहुली गांव साल 1981 में फिरोजाबाद जिले में आता था। 18 नवंबर साल 1981 को शाम करीब 5 बजे हथियारबंद बदमाशों ने गांव में घुसकर अनुसूचित जाति के बस्ती में हमला बोल दिया। 3 घंटे तक फायरिंग चली। 23 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई थी। पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। 18 नवंबर 1981 का वो दिन यूपी के इतिहास के काले दिनों में गिना जाता है। इस तारीख को दिहुली गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती में दबंगों ने हमला बोल दिया था। पुरुषों, महिलाओं के अलावा बच्चों को भी निशाना बनाया गया। इस नरसंहार में कुल 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा के लिए सरकारी फंड बढ़ाने और इस योजना के तहत जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसे बढ़ाकर 400 रुपया करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने ये मांग मंगलवार को राज्यसभा में सरकार के सामने रखी।
मंगलवार को संसद में मनरेगा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से तकरार देखने को मिली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा के तहत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने की मांग रखी। सोनिया गांधी ने कहा, ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के संकट को देखते हुए मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है, उन्हें समय पर मजदूरी मुहैया कराई जाए और मनरेगा के तहत आधार पर आधारित पेमेंट व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए। The present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crore. मनरेगा के विस्तार पर सोनिया गांधी की मांग का समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी सुर में सुर मिलाया। सोनिया जी ने ये बहुत ही अच्छा आज 0 आवर में उठाया था और उनकी इस मांग का समर्थन करता हूँ कि मनरेगा के अलावा आप कोई एक ऐसी पद्धति विकसित नहीं कर पाए इस देश में जिसमें इस पैमाने पर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके। 33,000 करोड़ का केवल बजट होता था। आज मोदी जी काल में कई सालों में 1 लाख से ऊपर गया। 80,000 90,000 तो हर साल रहता है। इसलिए हम जो उन्होंने कानून बनाया है उस कानून के तहत हम मनरेगा के मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। 4% आरक्षण का मामला एक बार फिर कर्नाटक में गर्मा गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार की सफाई है कि इस आरक्षण में मुसलमानों के साथ साथ सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और साथ में ओबीसी। इस सिलसिले में एक बिल कर्नाटक विधानसभा में आज पेश किया गया। कर्नाटक में निर्माण से जुड़े जो भी ठेके दिए जाएंगे उनमें 4% 2B कैटेगरी के तहत ओबीसी और अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे। इससे जुड़ा कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट संशोधन बिल मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। बीजेपी के मुताबिक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश है। रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पिछड़े तबकों को ठेके देने की आड़ में कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कर्नाटक सार्वजनिक संग्रह। इसके पहले राज्य के श्रम मंत्री ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि इससे कमजोर तबकों को मजबूती मिलेगी। 2A और 2B में और भी जातियां हैं, उसमें मुस्लिम भी है, तो बीजेपी को परेशानी है। जाहिर है आने वाले दिनों में भी कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर उलझे रह सकते हैं। ऐसे में मामला तूल पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में पिछले 2.5 दशक से अधिक से केंद्र सरकार द्वारा संचालित मक्का अनुसंधान केंद्र इन दिनों विवादों के घेरे में है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसे अब कर्नाटक के शिमोगा ले जाने का फैसला किया है, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और अब तो गिरिराज सिंह को इस फैसले को टालने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखना पड़ा है। बेगूसराय का ये मक्का अनुसंधान केंद्र साल 1997 में तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन पिछले दिनों एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने अपनी ये मंशा साफ कर दी कि इसे यहां से शिमोगा में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके बाद बिहार के नेता काफी रोष में दिख रहे हैं। इससे बड़ा ज्यादा बिहार के साथ विश्वासघात क्या हो सकता है? ये लोग विश्वासघाती हैं, जो लोग अपने क्षेत्र की हिफाजत न कर सके। जनता कैसे ऐसे लोगों को वोट देती है जो जिसका वोट देने का आधार नफरत हो? ना तो कोई विकास है, ना तो क्षेत्र की जनता से लगाव है। लगातार सौतेलेपन का व्यवहार बिहार के लोगों के साथ ये सरकार कर रही है और लगातार अब हर पैरामीटर पर बिहार नीचे चला जा रहा है। स्पेशल स्टेटस की दर्जे की मांग होती थी,
उसको भी लोगों ने एक नहीं सुनी। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर बिहार और बिहार के किसानों से क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए और भाजपा को। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के बेगूसराय स्थित क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र को नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्नाटक के शिवमोगा में ट्रांसफर करने का। इस मुद्दे पर खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखे पत्र की जानकारी दी। हालांकि इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला शायद ही लागू हो पाए। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाने और संचलित जाति उपवर्गीकरण संबंधी विधेयक पारित करने का श्रेय ले रही है। वहीं विपक्षी बीआरएस उनसे चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर उनसे जवाब तलब कर रही है। तेलंगाना का विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहा है कि दुपहिया वाहनों से लेकर 18 साल की महिलाओं के लिए जो चुनावी वादे किए थे वो अब तक लागू क्यों नहीं हुए। एक दिन पहले ही तेलंगाना विधानसभा ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण 42% करने का बिल सर्वसम्मति से पारित किया था। बीआरएस की नेता कविता ने कहा कि इसमें पहले कांग्रेस ही रोड़े अटकाती रही थी। అప్పటి వరకు ఎవరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చి ఏం చేయలేదు అధ్యక్ష। राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था कि ये देश को बांट देगा। ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారు నిలబడి గంటన్నర సేపు బీసీలకు వ్యతిరేకంగా ఉపన్యాసం ఇచ్చిండ్రు అధ్యక్ష। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछड़े वर्ग के नुमाइंदा को आगाह किया कि वो ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसे जो उनके बल पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हमने व्यवस्थित और कानूनी तौर से हर चीज की है, इसलिए कोई कानूनी चुनौती नहीं है, लेकिन अगर आप इसे छेड़छाड़ करते हैं तो आपका नुकसान होगा। यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। विधानसभा ने अनुसूचित जाति में कोटे के भीतर कोटे वाला बिल भी पारित किया, जिसमें 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति के 15% कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान है। पंजाब के मोहाली में उस समय सनसनी फैल गई जब मोमोज फैक्ट्री में एक कटा हुआ कुत्ते का सिर मिला। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहां से सैंपल लिए और लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मोमोज खाते हैं तो जरा संभल जाइए। पंजाब के मोहाली से जो तस्वीरें आई हैं, वो हिला देने वाली हैं। खबर खाने की चीज से जुड़ी हुई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको संवेदनशील तरीके से पूरी बात बताई जाए। खबर मोहाली के मटौर में मोमोज बनाने की एक फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। आरोप है कि फैक्ट्री के अंदर फ्रिज में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला है, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा गायब है। इस फैक्ट्री में मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाकर कई जगह सप्लाई किए जाते थे। दरअसल इस फास्ट फूड फैक्ट्री को लेकर शिकायत मिली थी कि यहाँ गंदे तरीके से मोमोज तैयार किए जाते हैं। छापेमारी हुई तो फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ खाना मिला और आरोप है कि इसी दौरान फ्रिज में कुत्ते का सिर भी मिल गया, जिसे वेटरनरी डिपार्टमेंट के पास जांच के लिए भेजा गया है। इस फैक्ट्री में फ्रोजन चॉप्ड मीट और क्रशर मशीन भी मिली है। मोमोज, स्प्रिंग रोल और लाल चटनी के सैंपल फिलहाल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन फैक्ट्री की जो हालत है, काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात अहमदाबाद की, जहां एटीएस की टीम को इतना सोना मिला कि वो भौचक्की रह गई। नकदी और गहने गिनते गिनते एटीएस की टीम थक गई। फिलहाल इस पूरे सिंडिकेट की जांच जारी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए। आप थक जाएंगे। सोने की खनक आपको सुनाई देगी। ये एटीएस की टीम का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जब उन्होंने इसका खुलासा किया तो सुनने वाले चौंक गए, तो देखने वाले भौंचक्के रह गए। यही वो इमारत है, वो अपार्टमेंट है जहां एटीएस ने पुख्ता खबर के आधार पर छापा मारा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था।
टीम फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो उनके होश फाख्ता हो गए। गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जानिए कि इस ऑपरेशन में बंद फ्लैट से क्या क्या मिला। 107 किलो सोना, 70 लाख रुपए कैश, कई कीमती सामान। इतना कैश था कि टीम को रुपयों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि विदेश से गैर कानूनी तरीके से सोना स्मगल कर अहमदाबाद लाया गया है। इस सूचना के आधार पर एटीएस ने छापेमारी की योजना बनाई और डीआरआई को शामिल किया। दोनों एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में आविष्कार अपार्टमेंट का ये फ्लैट मेघ शाह और महेंद्र शाह का है। दोनों रिश्ते में पिता और पुत्र हैं। ये महेंद्र शाह के बेटे मेघ शाह की तस्वीर है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने ये फ्लैट किराए पर लिया था। मध्य प्रदेश की पहचान और जीवन दायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। रायसेन के झीरी से निकलने वाली और 12 महीने बहने वाली बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख रहा है। पर्यावरणविद कहते हैं कि विंध्य पर्वतमाला में जो प्राकृतिक स्रोत वाटर बॉडी को बनाते थे, उनके खत्म होने से, सूख जाने से जल स्रोत सूखने का खतरा पैदा हो गया है। वेद पुराण कहते हैं बेतवा वेदों की ऋचाओं और तपस्वियों के तप की साक्षी रही है। महाभारत में इसका इतिहास सिमटा है, तब इसे वेत्रवती कहते थे। ये नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आज बेतवा सूखी, दम तोड़ती और कराहती नजर आ रही है। जिन पुलों के नीचे और उद्गम स्थलों पर कभी लहराती जलधाराएं बहा करती थी, वहां अब सिर्फ सूखी धरती और काई जमी हुई है। ये केवल एक नदी का सूखना नहीं, बल्कि रायसेन, विदिशा और आसपास के इलाकों के लिए जल संकट की चेतावनी है। बोरिंग के कारण जलधारा टूट चुकी है और पानी का बहाव थम चुका है। उद्गम स्थल के आसपास सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे बेतवा का पूरा जलमार्ग प्रभावित हो रहा है। ये हेडपंप है, लेकिन प्रभाव इसी से का ही है, वो बावड़ी से ही। हाँ, तो ये हेडपंप लग के नहीं, साल 6 महीना बाद उसमें जला गया, अपने आप आया था। तो उससे फिर ये जो झिरी नाम है, जो पानी पीते थे लोग, वो अलोप हो गई। अलोप क्या, कोई सेवा नहीं दी, तो पुर गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि चारों तरफ जहाँ से उद्गम हुआ है, वहाँ से लेके विदिशा तक ढेर सारी मोटर लगी हुई है। और वर्तमान समय सबसे खतरनाक स्थिति ये बन गई है, ढेर सारे जंगल कट रहे हैं, वन कट रहे हैं। कुल मिला के बेतवा को मिटाने की कवायद चल रही है। बेतवा का यह हाल सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि इंसानी लालच और लापरवाही का भी नतीजा है। गैर कानूनी तरीकों से जंगलों को काटना, रेत का अवैध उत्खनन और घटती बारिश ने इस नदी को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।